हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने दो लेक्चर देख लिया है इस चैप्टर में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उससे कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज आगे बढ़ाते हैं हम चैप्टर को। आज जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली डिस्कस करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, किन कंडीशंस में हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, देखो जैसे कि हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बॉडी का जो फिजिक्स में जो बॉडी का स्टेट होता है वो कितना हम लेके चलते हैं। दो स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो बॉडी का स्टेट होता है वो दो होता है। क्या क्या होता है भाई? एक होता है या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी मोशन में होगी। और मोशन में भी हमने दो तरीके के मोशन के बारे में डिस्कशन कर रखा है। क्या क्या बताया था यहाँ पे कि जैसे अगर रिजिड बॉडी वाले केस की हम बात करें तो जब रिजिड बॉडी फ्री होती है मतलब कि किसी एंड पे अगर हम उसको पाइवोट नहीं किए रहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन शो करती है। और अगर हम उसको पाइवोट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो वो रोटेटरी मोशन में आ जाती है। मतलब कि जो मोशन भी होगा वो क्या होगा, या तो ट्रांसलेटरी होगा या तो रोटेटरी होगा। दो तरीके से वो मूव कर रहा होगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो या तो बॉडी का स्टेट रेस्ट का हो सकता है या तो मोशन का हो सकता है। अगर मोशन हो रहा है तो वहां पे या तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होगा या तो रोटेटरी मोशन हो रहा होगा। पहले हम बात करते हैं रेस्ट वाले स्टेट के बारे में। मैंने कहा कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक बॉडी रख दिया। अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। इस बॉडी पे मैं अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं एफ अमाउंट का, और सेम अमाउंट का फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं एक्सर्ट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि मैंने कहा कि एफ अमाउंट का फोर्स में इस डायरेक्शन में अपोजिट इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा हूं, सेम अमाउंट का फोर्स मैं उसके अपोजिट अगर एक्सर्ट कर दिया तो बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले रेस्ट में था और अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में। यहां पे क्यों ऐसा हुआ, क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि अगर हम बात करें नेट फोर्स की तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेट फोर्स के जीरो आने की वजह से हमने फोर्स जब बताया था तो आपको समझाया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज द बेसिकली कॉज जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। लेकिन यहां पे नेट फोर्स जब लगा ही नहीं तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। और इस कंडीशन में बॉडी पहले रेस्ट में थी, अभी भी वो रेस्ट में ही रहेगी। और इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बता सकते हैं कि देखो होता क्या है कि बॉडी पे फोर्स तो लग रहा होगा, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे, मल्टीपल फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा और बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हम बॉडी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सीधा हम कह सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी in which there is no any change in this in which body remains in the state of rest under influence of forces. Okay, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नेट फोर्स होता है वो यहां पे जीरो हो जाता है। अगर हम दूसरे एक कंडीशन की बात करते हैं, एक और हम कंडीशन ले लेते हैं। अब मैं ऐसे ज्यूम कर लेता हूं कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मैं एक बॉडी ऐसे रख दिया। इस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। इसका जो मास होगा उसकी वजह से इसके पास क्या होगा, वेट। और वेट किधर की तरफ लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका जो रिएक्शन होगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगेगा और उसका जो रिएक्शन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड। जब यहां पे भी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहां पे भी बॉडी रेस्ट में है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, या यहां पे हम पूछे कि जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स के जीरो होने की वजह से ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताएं कि बॉडी का स्टेट रेस्ट ही बना रहे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, देन दैट स्टेट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी मोशन में तो रहे, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो चाहे वो रोटेटरी मोशन हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन में हो चाहे रोटेटरी मोशन में हो, लेकिन उस केस में क्या हो रहा हो, नेट जो फोर्स हो, सॉरी जो उसका स्टेट हो वो मोशन ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि जो हमारा इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो दो टाइप का होगा। पहला क्या होगा, वो स्टैटिक, पहला क्या होगा स्टैटिक, दूसरा क्या मैंने बताया, डायनेमिक, दूसरा क्या बताया, डायनेमिक। स्टैटिक कब होगा, जब उसका स्टेट पहले रेस्ट था और अभी भी क्या रहे, रेस्ट ही रहे, मतलब कि फोर्स एक्सर्ट हो लेकिन उसका स्टेट रेस्ट ही बना रहे, तो उसके हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डायनेमिक कब होगा, जब बॉडी मोशन में हो, मूव कर रही हो और उस पर फोर्स लग रहा हो, ठीक है, लेकिन उस फोर्स का कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, मतलब बॉडी पहले मोशन में थी अभी भी वो मोशन में ही है, तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अगर हम देखें यहां पे मैंने कहा कि ये एक रिजिड बॉडी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया था, एक पाइवोट कर दिया मैंने इस पी पॉइंट पे, यहां पे मैं एक लोड रख दे रहा हूं W1, यहां पे मैं दूसरा लोड रख दे रहा हूं W2। अब सोचो जब ये वाला लोड नहीं रखा गया था, बस ये W1 ही रखा रहता, तो उस केस में ये इसको ऐसे रोटेट करा रहा होता। W1 लोड की वजह से इसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या निकल के आता, एंटी क्लॉकवाइज, और W2 की वजह से इसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या निकल के आता, क्लॉकवाइज। जब W1 नहीं रहता, बस W2 रहता, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता। अब हम कहें कि ये जो रिजिड बॉडी है उस पे दो वेट, मतलब दो फोर्स तो हमने एक्सर्ट किया, लेकिन इसकी वजह से कोई भी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये रोटेट नहीं कर रही है। रोटेट अगर नहीं कर रही है मतलब कि यहां पे जो नेट टॉर्क आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 0। मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उनका सम कितना आ जा रहा होगा, अलजेब्रिक सम 0 आ जाएगा। तो ये इस केस में हम इसको क्या बोल देंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो ये बेसिकली हमारा होता है इक्विलिब्रियम। कैसे याद रखना है कि कब हम वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम, जब बॉडी का स्टेट रेस्ट हो या मोशन हो। मोशन में वो या तो हमारा ट्रांसलेटरी होगा या तो रोटेटरी होगा, वो किसी भी स्टेट में रहे और उस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो, लेकिन उन मल्टीपल फोर्सेस के एक्सर्ट होने के बावजूद भी बॉडी के स्टेट में चेंज ना आ रहा हो, मतलब कि अगर बॉडी पहले रेस्ट में थी तो अभी भी रेस्ट में रहे, या बॉडी अगर पहले ट्रांसलेटरी मोशन में थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, या अगर बॉडी हमारी रोटेट कर रही होगी किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस केस में भी वो फोर्स लगाने के बावजूद भी उसी तरीके से रोटेट करती रहेगी उसी स्पीड से। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मोशन में है और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्सेस वो उसके मोशन के स्टेट पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी रेस्ट में है और फोर्स के एक्सर्ट करने के बावजूद उसके रेस्ट के स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस केस में हम वर्ड यूज करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पे हमसे पूछ लेता है ना कि क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर हम इन दोनों ही तीनों ही एग्जांपल को ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या निकल के आ रहा है, पहला क्या कंडीशन निकल के आ रहा है, कंडीशन जो निकल के आएगा, पहला कंडीशन क्या आएगा यहां पे कि जो नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, 0। और दूसरा क्या निकल के आएगा कि जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो भी क्या होना चाहिए, 0। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। ओके, ये हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम का मतलब। ये कंडीशन हमें याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में सीधे पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या बताओगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ स्टेट इन विच अ बॉडी रिमेन्स इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। और डायनेमिक के लिए पूछ लेगा तो क्या बताओगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। आप वहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पे आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कंडीशंस होते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन हमें याद रखना है, जो नेट फोर्स होगा वो हमारा 0 होना चाहिए और जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो भी हमारा 0 होना चाहिए। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, नेट
मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है एंड सम ऑफ एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स, इन दोनों का मतलब नेट क्लॉकवाइज मोमेंट। अब मान लो यहां पे दो फोर्सेस लग रही थी, लेकिन दो से अगर ज्यादा, इस साइड में मान लो मैंने दो लगा दिया, इस साइड में तीन लगा दिया, या एक ही लगा रहे हैं, तो जब यहां पे हमने एक से ज्यादा लगा दिया तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा होगा वो एक से ज्यादा फोर्सेस की वजह से आएगा। यहां पे हमने दो तीन रख दिया तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा होगा वो उन सारी फोर्सेस की वजह से आ रहा होगा। तो यहां पे क्या याद रखना है कि टोटल मतलब कि नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि जितने फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो, उन सारे फोर्सेस का सम किसके साथ, नेट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ अगर हम ले ले एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम। इसको जल्दी से आप नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमसे सीधे पूछा जाता है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, चलो समझते हैं जल्दी से। अगला हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब देखो ये क्या स्टेट करता है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, बॉडी will be about if a body is in equilibrium then क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज moments will be zero। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब सीधा सा कि वही चीज आपने पिछले लेक्चर में देखा भी था, हमने क्वेश्चन भी कराए थे। तो यहां पे सीधे हमसे स्टेटमेंट पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्या होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के लिए हम सीधा से क्या बताएंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी कब, जब उसका एल्जेब्रिक सम किसका, क्लॉकवाइज मोमेंट का किसके साथ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ क्या होना होगा, जीरो। तो बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब इसके बाद हमें समझना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। जल्दी से देखते हैं कि अब ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसे बॉडी ले रहा हूं, मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, या इरेगुलर ले लेते हैं, ये कोई बॉडी है। ओके, अब इसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे हमने कुछ पार्टिकल्स इसमें से ले लिए। अब देखो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, इस पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जितने पार्टिकल्स हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये सारे वेट किधर की तरफ लगेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये भी किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में जो पार्टिकल्स हैं वो इसको अगर रोटेट कराएंगे, उनका जो वेट होगा उसकी वजह से जो मोमेंट, वेट भी तो फोर्स है, उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो राइट साइड में पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट, किस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट क्या, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ वेट। यहां पे ये जो टाउनेट है इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंट्स ऑफ वेट। ये क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ
पार्टिकल्स, जितने भी हमने पार्टिकल्स यहां पे कंसीडर किए, उन पार्टिकल्स की वजह से जो नेट मोमेंट ऑफ वेट, उन पार्टिकल के वेट की वजह से जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो जीरो आएगा, जिस पॉइंट या के अलोंग, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसकी एक खास बात है कि यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि टोटल मास जो बॉडी का है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो एक पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है कि जहां पे टोटल, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट टोटल या नेट जो मोमेंट ऑफ वेट होता है वो क्या होगा, जीरो। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो बॉडी का पूरा मास है वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक मीटर स्केल है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने मीटर स्केल के मास को कंसीडर नहीं किया था, हम मासलेस मीटर स्केल लेकर चल रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि एक मीटर स्केल है, ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट क्या है, 100। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ उस मास की वजह से कुछ ना कुछ वेट होगा। मैंने इसके वेट को कंसीडर कर लिया कि 20 GF का एक मीटर स्केल है, 20 ग्राम फोर्स का एक मीटर स्केल है। ओके, यहां पे मैंने मार्क कर दिया 50, इधर कहीं ले लिया मैंने 40 और इधर कहीं मैंने ले लिया 80। अब ध्यान से समझो कि इस मीटर स्केल को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करते इस 40 वाले पॉइंट पे, तो 40 वाले पॉइंट का मतलब क्या होता कि इस पॉइंट के जितने, इस साइड में, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स के वेट की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसके राइट साइड में जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से जो आएगा वो किधर की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। लेकिन यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, तो 0 से लेकर 40 तक जितने पार्टिकल्स होंगे या जितना वेट आएगा वो कहीं कम आएगा या ज्यादा आएगा, जो 40 से 100 तक है। इधर आ गया 60 सेंटीमीटर और इधर आ गया 40 सेंटीमीटर। अब ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में जितना वेट आएगा वो बराबर आएगा हर जगह पे। तो 40 सेंटीमीटर में जो वेट होगा वो कम होगा 60 सेंटीमीटर में जो वेट आएगा उसके कंपेयर में। मतलब कि यहां पे जो फोर्स लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेशन आएगा वो कम वेट की वजह से आएगा, कम फोर्स की वजह से आएगा, और जो इस साइड में, राइट साइड में आएगा वो ज्यादा की वजह से आएगा। मतलब कि अगर हम 40 पे रखेंगे तो ओवरऑल हम यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो मीटर स्केल है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना रोटेशन शो करेगा। लेकिन अगर हम 40 की जगह पे यहां 50 पे बैलेंस करते, इसको 50 पे अगर पाइवोट कर दिए होते, तो 50 पे जैसे हम पाइवोट करते, अब दोनों ही साइड में, इधर भी 50 सेंटीमीटर की वजह से और इधर भी 50 सेंटीमीटर आएगा लेंथ। मतलब कि जितना वेट इस साइड में आएगा उतना ही वेट इस साइड में आएगा। जो मोमेंट ऑफ वेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ वेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और उस केस में ये जो मीटर स्केल है वो हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा, और उसकी वजह से ये जो 50 वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका, इस मीटर स्केल का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये मतलब होता है। बात समझ में आ रही है। अब कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे सिलेबस में दिए हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने याद रखना है और वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये तो हो गया कि हमने मीटर स्केल ले लिया या कोई रॉड ले लिया। अब सीधा सा अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो किसी भी रॉड की अगर हम बात करें, अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमेशा उसके मिड में होगा। लेकिन अब हम यहां पे ले लेते हैं, एक रिंग की बात कर लेते हैं। ये मैंने एक रिंग ले लिया और ये मैंने एक डिस्क ले लिया। ये डिस्क है मतलब कि ये क्या होगा, इसके अंदर भी, यहां पे भी मैटर होगा, और ये रिंग है तो अंदर क्या होगा, हॉलो होगा। बस इसके सरकमफ्रेंस से, मतलब इसके बाउंड्री पे बस हमारा मैटर होगा। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मैंने ये ले लिया, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है। ओके, अब यहां पे दोनों ही केस में अगर हमें बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड में कई बार पूछा भी है कि क्या ये पॉसिबल है
क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो? तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं रिंग के केस में, तो रिंग के केस में बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। ओके, मतलब जो बॉडी का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स इसके सर्कमफ्रेंस पे इस पे प्रेजेंट है, और बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बाहर यहां कहीं प्रेजेंट है। और इस केस में क्या है कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल हमें याद रखना है किसके लिए? जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। ओके, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने सबसे पहले बात किया इक्विलिब्रियम के बारे में, फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप का, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक कब बोलेंगे? जब बॉडी रेस्ट में हो और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स देयर इज डू एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक कब बोलेंगे? जब बॉडी मोशन में हो, चाहे वो मोशन हमारा ट्रांसलेटरी हो या रोटेटरी हो, और उस पर फोर्स लगने की वजह से उसके ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन पे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसी से मूव करता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम बोल देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने बताया कंडीशन क्या क्या याद रखने हैं, तो दो कंडीशन याद रखने हैं। जो नेट फोर्स होगा वो हमारा जीरो होना चाहिए, और जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो भी हमारा जीरो होना चाहिए, तब जाके हम बॉडी को क्या बोलेंगे, तब जाके बॉडी का स्टेट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर हमने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट नेट मोमेंट ऑफ वेट ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी कितना होगा? जीरो। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पे मैंने क्या बताया? रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके मिड पॉइंट पे होगा, जो डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और जो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। फिर मैंने क्या बताया कि एक इंपॉर्टेंट चीज बताया कि क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी बॉडी का वो बॉडी के बाहर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रिंग वाले केस में हमें देखने को भी मिल रहा है। इसको जल्दी से आप कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं उन न्यूमेरिकल्स में हमने क्या देखा कि जो स्केल हम ले रहे थे वो हमारा वेटलेस हो रहा था, मासलेस हो रहा था। लेकिन जो यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे स्केल का मास दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मीटर स्केल है जिसका कि वेट कितना है? 20 GF है, और आपको एक 10 GF का लोड दे दिया और कह रहा है कि बैलेंस करने के लिए इस स्केल को कहां पे रखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो सबसे पहले खुद से सोचो कि अगर 10 GF का हम लोड ना रखें तो क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा? यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने सिखाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या बताया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी बॉडी का, अब बॉडी को छोड़ो, हमने यहां पे क्या ले लिया? स्केल का जस्ट मैंने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कहां पे लगता है? उसके मिड पॉइंट पे। लेकिन यहां पे मिड पॉइंट पे बैलेंस ना करके, मिड पॉइंट पे पाइवोट ना करके कहां पे पाइवोट कर दिया? 40 पे। ये हमने ले लिया यहां पे 0, और ये हमें दिया है 100, और पाइवोट कर दिया 40 पे। अब 40 पे पाइवोट किया। हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? क्या होता है भाई? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब कि पूरा का पूरा वेट वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वो पॉइंट इस केस में कहां पे होगा? यहां कहीं होगा 50 पे। और इस स्केल का जो वेट है दैट इज गिवन, और वो कितना गिवन है? वो कितना दिया है? 20 GF इसका वेट दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 50 पॉइंट है ना, इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और वो कितना लग रहा है? 20 GF का लग रहा है। और अगर हम इसको बैलेंस ना करें, मतलब ये 10 GF का हम अगर नहीं रखे हैं, तो पहले सोचो, पहला तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पे रखा जाएगा। तो 20 GF की वजह से यहां पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब ये जो 20 GF है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रही होगी। बिल्कुल सही बात। तो खुद से सोचो कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स इस तरीके से लगाना होगा कि उस फोर्स का जो मोमेंट ऑफ
फोर्स आएगा, उस फोर्स का जो मोमेंट आएगा वो किधर की तरफ आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाने के लिए यहां पे दो ही कंडीशन है, या तो हम इस पे इधर कहीं डाउनवर्ड लगा दे या तो यहां कहीं अपवर्ड फोर्स लगा दे। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक लोड है, और लोड है मतलब कि उसको हमें रखना होगा, और रखेंगे तो कुछ सरफेस चाहिए ताकि वो डाउनवर्ड फोर्स लगा सके। यहां से हम नहीं लगा सकते तो ये केस तो हमारा ऐसे ही हट जाएगा। मतलब क्या है इसका कि हमें जो लोड दिया गया है वो इधर लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं रखना होगा। लोड कितना है 10 GF का। अब कहां पे रखा जाएगा ये हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा, तो मैंने मान लिया कि इसको यहां पे ऐसे P पॉइंट पे लोड को रखना पड़ेगा। आई जस्ट एज्यूम कि P पॉइंट पे रखते ही ये जो मीटर स्केल है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो P पॉइंट हमें फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि P और पाइवोटेड पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आ गया D। अब हमने क्या एज्यूम किया था कि P पे रखते ही वो क्या हो गया बैलेंस, और अगर वो बैलेंस हो गया मतलब कि जो अलजेब्रिक सम होगा टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स का वो कितना आ जाएगा 0। मतलब कि यहां पे टाउ या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क जो क्लॉकवाइज आएगा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 0। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज पहले हम बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कौन ले जा रहा है, तो ये जो 20 GF है यही तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ रोटेट कराएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने D लिया इतना, क्या ये GF है और ये सेंटीमीटर, तो GF सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज हमें साइन क्या मिल जाएगा माइनस, तो हमने ले लिया माइनस। फोर्स कितना 20 GF का यहां लग रहा है तो 20 GF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है हमारा पॉइंट पाइवोटेड पॉइंट और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में कितना 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 10D, ये आ जाएगा माइनस 20 इंटू 10 मतलब 200 इज इक्वल टू, और ये इज इक्वल टू कितना 0, तो ये आ गया 0। इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया 10D इज इक्वल टू 200 मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई 20। D कितना आ गया 20 क्या सेंटीमीटर, मतलब जो D है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, देखो यहां पे छोड़ने से पूरा मार्क्स हमें नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर शुड बी प्लेस्ड, मतलब हमें पोजीशन बताना है। और ये जो 20 सेंटीमीटर आ रहा है ये डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द लोड एंड पाइवोटेड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या कि इस 40 से 20 इधर की तरफ, मतलब जो P है वो कितना आ जाएगा 20, मतलब कि वेयर शुड बी लोड प्लेस्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एट 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। या तो आप इसको लिखना चाहो तो पाइवोटेड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पहले लेफ्ट साइड में, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अब मिलेंगे। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे वेट की बात नहीं की गई होगी मीटर स्केल के, उसको आपको कंसाइज से सॉल्व करना है। अब हम समझ चुके हैं सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो अब जितने क्वेश्चन रिमेन है जहां पे सेंटर ऑफ मास या मीटर स्केल का मास दिया गया है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और बस तरीका क्या है कि आपको जो स्केल या जिस रिजिड बॉडी की बात की जाएगी उसके सेंटर ऑफ मास पे पूरा उसका वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और वो कैसे रोटेट करा रहा है फाइंड कर लोगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप ट्राई कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, 9th में सीखा होगा तुम लोगों ने मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, मैंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ है। ओके, ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये है। यूनिफॉर्म जो वर्ड है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट। सर्कुलर क्या है यहां पे पाथ। कांस्टेंट क्या रहेगा स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या निकल के आ जाएगा कि कोई बॉडी
अगर एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसके मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, कैसा टाइप, जिसमें कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, किस तरीके से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो बॉडी के मोशन को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे क्या होता है, कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि एक स्टोन लो, इस स्टोन को तुम ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध दो, बांध दिया, यहां पे आप फोल्ड किए हो, ये स्टोन का पोजीशन है P और ये इसका जहां पे आप फोल्ड किए हो, ठीक। एक स्टोन लिया, बांध दिया ऐसे, अब इसको लेके ऐसे आप रोटेट करा रहे हो या ऐसे रोटेट करा रहे हो, ठीक है। जब रोटेट कराओगे तो ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा। अब रोटेट कराते कराते आप जैसे इस P से इस पॉइंट पे पहुंचे, Q पॉइंट पे, ओके, मान लो यहां एक पॉइंट मैंने ले लिया Q, जैसे ही आप स्ट्रिंग इसको लेके स्टोन जैसे ही इस Q पॉइंट पे पहुंचा, आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। जब छोड़ोगे तो ये किधर की तरफ मूव करके जाता है, इधर की तरफ जाएगा। अब इसको आप अगर इस वाले पॉइंट पे छोड़े होते तो ये किधर की तरफ भागता, इधर की तरफ। अगर इसको हम यहां पे लाके छोड़ते तो ये इधर की तरफ भागता। मतलब क्या है इसका, अगर मान लो हम यहां पे इसको रिलीज कर दिए होते इस वाले पॉइंट पे, तो फिर ये इधर की तरफ भागता। मतलब जिस पॉइंट पे आप उसको रिलीज करोगे उस पॉइंट पे टेंजेंशियली ये मूव करेगा। और ये हमारा बेसिकली डायरेक्शन किसका होता है, इसके वेलोसिटी का। किसका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा कोई बॉडी, तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पे कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल। जिस पॉइंट की बात की जाएगी उस पॉइंट पे कैसा होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही हमें क्या दे देगा, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, अब ध्यान से देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें होती हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहली चीज मैंने क्या बताया, जो स्पीड होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होता है। फिर मैंने बताया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वही इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो किसके बराबर हो जाएगा, वही हमारा स्पीड बन जाएगा। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्सेलरेशन के बारे में। जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज किसमें, वेलोसिटी में। किसमें, वेलोसिटी में। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के पास हमने देखा दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, किसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का। या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, या तो उसका डायरेक्शन बदल जाए। वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो हम उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब कि यहां पे जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ, यहां पे इधर की तरफ, यहां पे हर इंस्टेंट पे कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या, मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर, ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, हम सीधे क्या कह देंगे कि वो बॉडी कैसी होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी। मतलब ये कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन हो जाएगा,
एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अब सीधा सा पूछ रहे हैं आपसे कि यूसीएम कैसा मोशन होता है, आप क्या बताओगे? एक्सेलरेटेड मोशन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, तो क्या रीजन बताओगे? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, और उसकी वजह से उसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं। तो ये तो बात होगी कि क्यों एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब यहां पे दो चीजें हमें और समझनी होती है। क्या क्या हमें समझना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब ये दोनों फोर्स क्या होती है देख लेते हैं जल्दी से। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फोर्स होता है, रिक्वायर्ड फोर्स। कैसा? क्यों रिक्वायरमेंट होता है? रिक्वायर्ड फोर्स टू मेंटेन या टू रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव अ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ पे बॉडी को मूव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसको क्या बोला गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि जो अर्थ है वो सन के अलोंग क्या कर रहा है? अपने एक्सेस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, और सन के अलोंग एक जो उसका इलिप्टिक पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम उसको कंसिडर करके चलते हैं कि सर्कुलर पाथ में है। तो सन के अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के अलोंग कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। तो ये भी एक कैसा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। और अभी हमने क्या बताया कि किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए, या सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों केस मतलब जब मून जो अर्थ के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, या अर्थ जो सन के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, या दूसरे प्लैनेट्स जो सन के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो उस प्लेनेट और मतलब अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आ जाता है। या अर्थ और मून रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अलोंग, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? तो जो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था स्ट्रिंग वाला, आपने जब स्ट्रिंग में स्टोन ऐसे बांधा और उसको ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो ये भी तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे यहां पे मूव कर रहा है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट हो जा रहा है, उस वही टेंशन आपका क्या बन जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सबसे पहले क्या याद रखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये एक रिक्वायर्ड फोर्स होता है किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन के लिए। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड फोर्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो इसके लिए याद कर लो कि ये नॉट अ रियल फोर्स, ये एक रियल फोर्स है ही नहीं। मतलब ये कैसा फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स है। कैसा फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स है, हाइपोथेटिकल फोर्स है। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे बॉडी पे कोई बॉडी हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही थी, वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, पी पॉइंट पे, इधर की तरफ इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैंने पॉइंट ले लिया पी। यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किधर? रेडियली इनवर्ड लग रहा होगा। यहां पे एक चीज और याद हम कर लेते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? टूवर्ड्स, किधर की तरफ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। जो भी पाथ है उसके सेंटर की तरफ कैसा होगा? रेडियली, या सीधे याद रखो टूवर्ड्स द सेंटर। ये हो जाएगा किसका डायरेक्शन? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इधर की तरफ लगा। अब ये इधर की तरफ फोर्स लगने की वजह से लग रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन बावजूद उसके वो जो बॉडी है वो सेंटर की तरफ मूव नहीं कर रही है। तो हम यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि तब जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां पे आया, और कहा गया कि अगर ऐसा है कि कोई फोर्स, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उस पे एक फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ? रेडियली इनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से बॉडी सेंटर की तरफ तो मूव नहीं कर रही है, मतलब जरूर इस पे एक फोर्स लगा होगा जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स को क्या नाम दे दिया गया? क्या नाम दिया गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया गया। ओके,
तो रियल फोर्स इसमें कौन है? सेंटीपिटल। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था, यहाँ पे टेंशन आ गया, वही काम कर दिया सेंटीपिटल फोर्स का। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा? हाइपोथेटिकल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स है। ओके, तो यहां पे जो डायरेक्शन आएगा सेंट्रीफ्यूगल का, वो डायरेक्शन क्या आ जाएगा? जैसे सेंटीपिटल का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका क्या आ जाएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब रेडियली आउटवर्ड। ये हो जाएगा डायरेक्शन किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब यहां पे देखो, एक सबसे जरूरी चीज हमें क्या याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ध्यान से देखा जाए तो दोनों इक्वल और अपोजिट है। जैसे कि मैं कहूं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहां पे मैंने एक ऐसे कोई किसी बॉडी को रख दिया, इसका ये कुछ ना कुछ मास होगा, और मास की वजह से कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो वेट किधर की तरफ लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब जो बॉडी का वेट है वो इस सरफेस जिस पे रखा गया उस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, और उसकी वजह से जो रिएक्शन आ रहा होगा बॉडी का वो जस्ट अपोजिट आ रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये जो रिएक्शन होगा वो उसके वेट के बराबर होता है। मतलब इक्वल और अपोजिट है, हम इसको क्या बोल देते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन जो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, बावजूद इसके इसको हम आर नॉट अ पेयर ऑफ व्हाट? एक्शन एंड रिएक्शन। ऐसा क्यों? एक्शन एंड रिएक्शन। जो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होती हैं वो हमारी पेयर नहीं होती है, किसकी? एक्शन और रिएक्शन की। मतलब सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोलते हैं। अब पूछ लेता है एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे पूछेगा आपसे कि क्यों हम नहीं बोलते भाई। तो देख, अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये वाले केस की मैंने बात किया कि बॉडी को हमने किसी सरफेस पे रखा, बॉडी का जो वेट है हमने उसको क्या बोला कि ये हमारा क्या है? एक्शन है, और ये हमारा क्या है? रिएक्शन है। एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या थे? बराबर। एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली अपवर्ड, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या थे? अपोजिट। इक्वल और अपोजिट थे, आपने एक्शन रिएक्शन नाम दे दिया। यहां पे इक्वल एंड अपोजिट है लेकिन एक्शन रिएक्शन नाम नहीं दे रहे हैं। ओके, क्यों ऐसा किया गया? तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि इसमें हमें क्या याद रखना है? एक्शन रिएक्शन ये पेयर कब बनता है? Not act on the same body। सबसे जरूरी चीज कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो दो अपोजिट बॉडीज पे लगती है। मतलब कि ये जो वेट है, वेट लग किस पे रहा है? सरफेस पे। ये है वेट लग रहा है सरफेस पे, लगा कौन रहा है? बॉडी। वेट को एक्शन बोला तो एक्शन किस पे लगा? सरफेस पे। लगाया किसने? बॉडी ने। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन किस पे लगा? बॉडी पे। रिएक्शन किस पे लगा? बॉडी पे। लगाया किसने? सरफेस ने। तो अगर हम बात करें कि एक्शन किस पे लगा, तो एक्शन किस पे लगा? सरफेस पे। रिएक्शन किस पे लगा? बॉडी पे। तो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। एक्शन लग रहा है सरफेस पे और रिएक्शन लग रहा है बॉडी पे। तो ऐसी दो फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन बोलेंगे जो इक्वल अपोजिट होने के साथ साथ अलग अलग बॉडीज पे लग रही हो। लेकिन सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ बॉडी था, और इस बॉडी पे रेडियली इनवर्ट इस डायरेक्शन में क्या लगा? सेंटीपिटल फोर्स, और इसी बॉडी पे फिर से रेडियली आउटवर्ड क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि जो ये सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं ये दोनों ही किस पे लग रहे हैं? एक्ट ऑन सेम बॉडी, और इसकी वजह से इनको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स
हमारी सेम बॉडी पे नहीं लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ लेता है। देखो यूसीएम में क्या क्या तुमसे पूछेगा एग्जाम में, पूछ सकता है कि व्हाट इज यूसीएम। तो यूसीएम के लिए क्या बताओगे, यूसीएम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले बॉडी का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन, तो हमने बताया एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज हुआ तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करें, चाहे उसके डायरेक्शन में चेंज करें, चाहे दोनों में चेंज करें, तीनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यहां पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है उसके डायरेक्शन में, और उसकी वजह से इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। फिर मैंने बताया कि ये सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में क्या इंपॉर्टेंट पूछेगा कि ये रियल क्यों नहीं है भाई। फिर तुझसे क्या पूछेगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है। ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि तुमसे डिफरेंशिएट करवाता है। किस चीज में डिफरेंशिएट कराता है, तुमसे सीधा पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब यूसीएम में और यूएलएम में। यूएलएम क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी था वो क्या था, चेंज हो रहा था। चेंज क्यों हो रहा था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन। और यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यहां पे जब लीनियर मोशन होगा, स्ट्रेट ट्रांसलेटरी मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, तो जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरी बात कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल जाएगी, और जो यूसीएम है वो कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। लेकिन यूएलएम के केस में वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी, डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, जीरो। और हम जानते हैं कि जो ए होता है वो डेल्टा वी अपॉन टी होता है, और डेल्टा वी जीरो के होने की वजह से जो एक्सेलरेशन मतलब कि जो ए होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये कैसा मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो। और यहां पे हमने पहला आपका फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर खत्म कर दिया, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको अब क्या करना है कि कंसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, पूरे एक एक क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। लॉकडाउन चल रहा है, पूरा आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करोगे, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपके पास हमारा भी नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या जो डिस्क्रिप्शन में अभी नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस पर भी आप कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आपका तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। वो भी हमारा लगभग 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको डिस्कस हम उसका हो सकता है वीडियो आपके पास परसों अवेलेबल हो जाएगी अगले चैप्टर की, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले कंसाइज के सारे क्वेश्चंस जरूर कर लेना इस चैप्टर के। और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि जब आप क्वेश्चन करना तो अभी से ही एक अलग से कॉपी बना के चलोगे, जिसपे कि आप हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस मतलब पूरा एक्सरसाइज एक जगह पे सॉल्व करते हुए चलोगे। आफ्टर लॉकडाउन मैं आपसे खुद ही कॉपी मंगाऊंगा, और जितने लेक्चर्स तब तक हो चुके रहेंगे वो सारे लेक्चर्स के सारे एक्सरसाइज उस पर सॉल्व होने चाहिए। ओके, एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।